साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने वाला था। जर्मनी हार चुका था और जापान अब घुटने टेकने वाला था। लेकिन ये खबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि नेताजी की आजाद हिंद फौज को सबसे ज्यादा मदद मिलती थी जापान से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइज्ड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हो रहा था। एलाइज्ड पावर में शामिल था ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान शामिल था। और इंडिया उस समय ब्रिटिश के नियंत्रण में था। लेकिन ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था, जिसके कारण भारत पर उसका कंट्रोल कमजोर हो रहा था और यही सही टाइम था इंडिया को आजाद कराने का। नेताजी ने जापान और जर्मनी के मदद से 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किए थे और इसका मकसद था सैन्य बल के माध्यम से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना और भारत को आजादी दिलाना। 1945 में जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाने के कारण आजाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली फंडिंग बंद हो गई। आजाद हिंद फौज के पास फंडिंग और हथियार खत्म होने लगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो इंसान थे जो कभी हार मानना नहीं जानते थे। उन्होंने तय किया कि अब सोवियत संघ से मदद मांगेंगे। नेताजी अपने साथियों के साथ मिलकर एक निर्णय लिया। वे अपने आईएनए ग्रुप के साथ बैंकॉक और साइगोन होते हुए टोक्यो जाएंगे और वहां से सोवियत संघ से मदद के लिए राजनीतिक तय करेंगे। इस योजना को फॉलो करते हुए नेताजी अपने आईएनए ग्रुप के साथ 17 अगस्त की सुबह बैंकॉक से निकलते हैं और करीब 10 बजे साइगोन वियतनाम में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें बताया जाता है कि इस बॉम्बर हवाई जहाज में 2 और लोगों के बैठने की जगह है। नेताजी अपने सभी साथियों के साथ आगे का सफर नहीं तय कर सकते हैं, उन्हें किन्हीं एक को चुनना होगा। तो नेताजी ने आगे के सफर के लिए हबीबुर रहमान को चुने। 17 अगस्त को प्लेन 12 से 13 लोगों के साथ टेक ऑफ करता है। नेताजी और हबीबुर रहमान के अलावा जापानी मिलिट्री और क्रू मेंबर सवार थे। यहाँ से एक स्टॉप के बाद ये लोग 18 अगस्त को करीबन 12 बजे ताइहोकू पहुँच जाते हैं। इस 2 घंटे के स्टॉप में सभी लोग लंच करते हैं और प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। उसी दिन करीबन 2 बजे प्लेन उड़ान भरने के लिए रेडी होता है। सभी पैसेंजर प्लेन में सवार हो जाते हैं। 18 अगस्त को फिर से दोबारा उड़ान भरता है और उड़ान के कुछ ही मिनट बाद ही प्लेन में एक जोरदार धमाका होती है। विमान तेजी से नीचे गिरता है और देखते ही देखते आग की लपटों से घिर जाता है। नेताजी पूरी तरह से जल चुके थे। उन्हें तुरंत पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि इलाज के दौरान ही उनका डेथ हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है वो सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, उन्हें बंदी बना लिया और पूरी जिंदगी टॉर्चर किया गया। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं प्लेन क्रैश बस दिखावा था, नेताजी जिंदा थे और वे अपना वेश बदलकर इंडिया आ गए और इंडिया में एक बाबा बनकर अपना जिंदगी बिताए। गुमनामी बाबा। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? कई सवाल उठे। उस दुर्घटनाग्रस्त विमान का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मरने से पहले नेताजी का कोई फोटो या मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और नेताजी के साथियों का बयान एक दूसरे से अलग क्यों? ऐसे कुछ सवाल जो अफवाहों को जन्म दिया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। नेताजी मरे नहीं है, नेताजी जिंदा है। कई लोगों ने दावा किया उन्होंने नेताजी को चीन, रूस और यहाँ तक कि भारत में साधु के रूप में देखे हैं। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे। नाम था गुमनामी बाबा। उनके पास नेताजी जैसी आवाज, आदतें और रहन सहन थी। उनके कमरे में नेताजी से जुड़े कई पत्र और दस्तावेज मिले। कई लोगों को लगा गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन गुमनामी बाबा ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। उनकी मृत्यु के बाद डीएनए रिपोर्ट और दस्तावेज से कुछ साफ क्लियर नहीं हो पाया। भारत सरकार ने 3 बड़े आयोग बनाए। सबसे पहले साल 1956 में बनी शाहनवाज कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए। गवाहों में वो लोग शामिल थे जो उस विमान दुर्घटना में जीवित बच गए थे और वो डॉक्टर जिसने नेताजी के हॉस्पिटल में इलाज किया था। रिपोर्ट में लिखा गया कि हाँ, नेताजी का विमान ताइहोकू में क्रैश हुआ था। वे बुरी तरह जल गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यानी शाहनवाज कमेटी ने विमान क्रैश की थ्योरी को
को सच बताया, लेकिन लोगों को लगा शाहनवाज कमेटी सरकार के प्रभाव में थी। फिर आई साल 1970 में जस्टिस जीडी घोषला कमीशन। सरकार के द्वारा दूसरा जांच कमीशन बनाया गया, जिसने फिर से वही सबूत देखे, वही गवाह सुने और नतीजा घोषला कमीशन ने कहा नेताजी की मौत विमान दुर्घटना से ही हुई। पर कुछ लोगों ने कहा ये रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि कई गवाहों का बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाती। फिर आया साल 1999, तीसरा और सबसे अहम कमेटी बनी जस्टिस मुखर्जी कमीशन। 6 साल की जांच और सैकड़ों दस्तावेज, जापान, रूस और भारत के रिकॉर्ड खंगाले गए और फिर आया वो बयान जिसने पूरे देश को हिला दिया। मुखर्जी कमीशन ने कहा विमान क्रैश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, मतलब हो सकता है नेताजी उस प्लेन क्रैश में नहीं थे, हो सकता है वो रूस चले गए हों या उन्होंने गुप्त पहचान बना ली हो। साल 2006 में ये रिपोर्ट संसद में पेश की गई, लेकिन सरकार ने कहा हम मुखर्जी कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि नेताजी की मौत की कोई ठोस सबूत नहीं मिली और कई बातें पहले के जांच से मेल नहीं खाती और रिपोर्ट अधूरा है और बस रहस्य वहीं का वहीं रह गया। 3 कमेटी बनाई और तीनों ने अलग अलग कहानी सुनाई। तो सवाल आज भी वही है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में उस प्लेन में थे या वो किसी और मिशन पर निकल चुके थे आजाद हिंद के सपने को पूरा करने? यह रहस्य आज भी जिंदा है, जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो जरूर दीजिएगा ताकि मैं कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।